थे आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ो इंडिया पे। और फ्रेंड्स, आज से हम लोग पॉलिटी की भी एक सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं प्रतिदिन आपको 30 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चंस यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी में आए हुए होंगे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो समय को न गंवाते हुए आज के पहले क्वेश्चन की तरह चलते हैं और इस सीरीज़ की महत्वता को समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है। और देखिए, पहला ही क्वेश्चन आईएएस 2009 में पूछा गया है कि कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है, बताएं। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। यहाँ पे देखें, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों का कल्याण प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ना उपरोक्त से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, मतलब कि इसका जो मीनिंग है ना, इसका जो अर्थ है वो बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। इसमें सब कुछ समाहित हो जा रहा है। अगर हम सिर्फ बी ऑप्शन को लें तो कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। अगर एक बाप की संतानें हैं चार, एक एक बेटा नहीं कमा रहा है, एक जॉब कर रहा है, तो एक बाप की जो नियति होती है वो सबके लिए समान होती है, वो सबके वेलफेयर के लिए काम करता है। ऐसा ही हमारा स्टेट है, ये गरीब अमीर नहीं देखता ना, ये सबके लिए बराबर काम करेगा, सबके लिए न्याय को सुनिश्चित करेगा। बात समझ में आई। तो ये भी नहीं, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। फ्रेंड्स, ये तो इसका कर्तव्य है ही वेलफेयर स्टेट का। लेकिन अगर अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना अगर हम टिक करें तो मतलब कि ये तो सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना एक ही बात हुई ना। बाकी सारी सुविधाएं कहाँ गई यार, न्याय की, फलाना की, ढिमकाना की, और भी तो है ना चीज़ें। तो अगर हम अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने की बात करें तो उसमें मेरा सब कुछ आ जाएगा। बात समझ में आई, ईच एंड एवरीथिंग। तो अधिकतम संख्या में अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करना, ये एक कल्याणकारी राज्य की नियति होती है। बात समझ में आई। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए होगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम संख्या में अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। फ्रेंड, धर्मनिरपेक्ष मतलब इसको आप पंथ निरपेक्ष भी बोल सकते हैं। हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि जो स्टेट होगा, इसका उद्देश्य है कि जो स्टेट होगा वो पंथ निरपेक्ष होगा। बात समझ में आई। क्या होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, मतलब कि हमारे स्टेट का, हमारे संघ का कोई भी धर्म नहीं होगा। कोई भी धर्म नहीं होगा। तो भारत की प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, किसमें बात की गई है, संविधान के प्रस्तावना में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस मेंस 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। फ्रेंड्स, उद्देशिका संविधान का भाग है, ये कब बताया गया था, अब बताए। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। बताएं, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बताएं। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताऊं, आप पेन और पेपर ले करके बैठें और जो भी इन क्वेश्चंस में मोस्ट लगे, ये देखिए यूपीपीसीएस 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, बताएं। तो फ्रेंड्स, पहली बात कि एक बार बेरूबरी यूनियन इन 2060
1960 में ना बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ में हुआ था मुद्दा, यूनियन ऑफ टेरिटरी में, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि प्रियम्बर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में एक मुकदमा हुआ था, किसमें? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फाइनली डिक्लेयर किया कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973, 1973 में केशवानंद भारती बनाम स्टेट केरला था। बात समझ में आई? उसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कि प्रियम्बल जो होगा वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ओके, तो यहाँ पे और एक और मुकदमे में आगे चल के बोला, एक बम्बई वर्सेस यूनियन टेरिटरी था, बोमई था, मुंबई नहीं, बोमई था। इन ये केस जो हुआ था ये 1994 में हुआ था। बात समझ में आई? और पिछला केस मैंने कब बताया? 1973 में, जो वो वाला केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला वाला, वो 1973 में हुआ था और उसी में बोला गया था कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मुंबई वाला कब हुआ था? 1994 में, 1994 में। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है, ये आप सिंपल सा ऑप्शन पढ़कर भी देख सकते हैं कि संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। तो ये जो संसद वाली जो सरकार है ये चलती है ना भाई, हम लोकसभा में सांसद चुन करके भेजते हैं, वही लोग तो संसद में जा करके कानून बनाते हैं और वहीं से सारे नियम और कायदे कानून चलते हैं। बात समझ में आई? तो ये वाली सरकार तो है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो जिला का जो कोर्ट है वो सब स्वतंत्र न्यायपालिका ही है। बात समझ में आई? जो जजेस होते हैं वो स्वतंत्र है अपने निर्णय सुनाने के लिए, तो स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक सरकार, संघात्मक मतलब स्टेट और केंद्र को मिला करके एक संघ बना हुआ है। बात समझ में आई? मतलब केंद्र को ही संघ कहा जाता है, मगर मिल जाए उसमें तो संघात्मक सरकार भी चलती है। लेकिन ये अध्यक्षात्मक सरकार नहीं चलती है, कोई अध्यक्ष नहीं है सरकार का। बात समझ में आई? कोई अकेला पर्सन नहीं है जो अपने मन माफिक इस सरकार को चलाए। समझ में आ रही है बात? तो हमारा जो संविधान है वो लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का मतलब यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग भारत के लिए कानून बनाएंगे, मतलब जनता का जनता के लिए शासन, जनता द्वारा बनाया गया जनता के लिए शासन होता है। तो ये अध्यक्षात्मक नहीं होगा, तो इसका क्या होगा? विशेषता नहीं है, तो यही नहीं होगा। कौन? तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताएं कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देशिका बना। सेकेंड ऑप्शन, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। थर्ड ऑप्शन, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, इसमें से आप बताएं कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। और ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। पीसीएस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है आप लोगों को, और यही पीसीएस लेवल के क्वेश्चन आजकल यूपी ट्रिपल एससी में देखने को मिलते हैं, यूपीएसआई के एग्जामिनेशन में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसे आप नोट डाउन करें, पेन और पेपर लेकर के बैठें। तो इसको बताएं कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताएं कि कौन कौन सा कथन करेक्ट है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देशिका बना। ठीक, पहली बात कि मैं बताऊं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया,
और उद्देश्य प्रस्ताव में उनका ये था कि हमारे संविधान का प्रारूप क्या होगा, मुखौटा कैसा होगा। बात समझ में आ रही है। उन्होंने कुछ ढांचे बताए, कुछ विशेषताएं बताए कि इस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। संविधान सभा में उन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पारित किया। बात समझ में आई। और हमारी प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो पारित किया था, वही आगे चल करके क्या बना, यही ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो है हमारा उद्देशिका बना, हमारा संविधान का प्रस्तावना बना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसके बाद जो हमारा ये है प्रस्तावना, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हम कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब कि इसको आप जा कर के कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं कि इसका पालन नहीं किया जा रहा है, ये वो, मतलब कि ये कोर्ट में चुनौती देने के योग्य प्रस्तावना हमारा नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट, पहला भी सही। बात समझ में आई। और थर्ड ऑप्शन देखें कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। भाई 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसी में 4 चीज़ें जोड़ी गई थी, संप्रभुत्व, अखंडता, न, यही 3 चीज़ें जोड़ी गई थी, सॉरी। तो इसका संशोधन तो हुआ था ना, संशोधन हुआ। तो ये चीज़ थर्ड ऑप्शन गलत। चौथे ऑप्शन की तरफ मूव करें तो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, एकदम रद्द नहीं कर सकता। बात सुन में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1 2 4 1 2 4 ना। इस तरीके से आप डिटेल नॉलेज भी रखें, अगर कोई पूछे तो ये भी रहे। बात समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। आमुख मतलब आरंभ का आ, और मुख से आप समझ सकते हैं कि मुख का आरंभ, मतलब संविधान का जो मुखौटा है, जो उसका प्रस्तावना है, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य क्या है, देख रहे हैं। आमुख का मतलब बता दिया। आमुख देख करके घबराना नहीं है। आमुख का मतलब है तुम्हारा प्रस्तावना। इसका मतलब क्या है प्रस्तावना का? प्रस्तावना जो है वो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की बात करता है। मतलब प्रस्तावना का जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात तो करता ही करता है। विचार तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। बोलने की आज़ादी तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता ही है। मतलब भारत का संविधान फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क देता है। और अवसर की समानता, हम समाजवादी लोग हैं, मतलब अवसर में भी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, मतलब सेम अपॉर्चुनिटी सबके लिए, अवसर की समानताएं भी रखता है। और व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा का भी हमारा जो संविधान है वो ख्याल रखता है। बात समझ आई। तो इसके चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। और ये देखिए यूपी लोअर पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन 1998 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। बात समझ में आई। इसका आंसर क्या होगा? ऑल। और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ लोग 1 2 3 मार के चले आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए एक एक ऑप्शन के बारे में पढ़ो कि अगर इसका उत्तर नहीं है तो क्यों नहीं है। बात समझ में आई। ये जिज्ञासा अपने अंदर लेकर के आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। देखिए ये SSC MTS मल्टीटास्किंग ऑपरेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि बताएं कि किस रूप में घोषित किया गया है। तो हमारा जो संविधान का प्रियम्बल है वो प्रभुत्ता संपन्न है। मतलब कि प्रभुत्ता, हमारा आंतरिक और बाह्य मैटर में कोई भी हस्तक्षेप दूसरी कंट्री नहीं करेगी। बात समझ में आई। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। हमारे यहाँ गणराज्य का मतलब होता है वंशानुगत, यहाँ पे शासन नहीं चलेगा। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, आज़ादी से पहले की राजा का बेटा ही राजा बनता था ना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिसके अंदर काबिलियत है, मोदी जी के बाप राजा नहीं थे लेकिन आज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। बात समझ में आई।
तो गणराज्य का मतलब ये हो गया कि शासन कोई भी हो वो वंशानुगत नहीं चलाएगा। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, कई बार लोग लोकतंत्र और गणराज्य में कंफ्यूज रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता का शासन जनता के लिए ना, मतलब जनता ही चुन करके लोगों को भेजती है संसद में और वही लोग कानून बनाते हैं और वही जनता के ऊपर फिर से दोबारा इम्पोज किया जाता है। मतलब जनता द्वारा बनाया गया और जनता के लिए शासन। बात समझ में आई? धर्म पंथ निरपेक्ष ये है कि कोई भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे कोई भी सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी, दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मतलब इनका कोई अपना धर्म नहीं होगा कि हम हिंदू धर्म, मतलब कि कोई भी राज्य किसी भी धर्म को प्रमोट स्पेशली नहीं कर सकती है, उसका कोई भी नहीं। हम पंथ निरपेक्ष हैं, धर्म में भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ धार्मिक इक्वलिटी की बात नहीं की जाती है। बात समझ में आई? धार्मिक न्याय की बात हम करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भाई पंथ निरपेक्ष कंट्री हैं हम। समाजवादी मतलब अवसर की समानता। बात समझ में आई? प्रभुत्ता संपन्न मतलब आंतरिक और बाह्य मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी। बात समझ में आई? एकदम एक एक लाइन जो जो बोल रहा हूँ ना, पेन और पेपर लेकर के बैठना, ये बहुत बेहतरीन सीरीज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है। ये देखिए एमपीपीसीएस 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं है। उक्त शब्द 1977 में संविधान में जोड़े गए, गलत। उक्त शब्द 1985 में जोड़े गए, मतलब ये जो समाजवादी, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और इंटेग्रिटी मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द था वो, बात समझ में आई, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत लिखा गया था। बात समझ में आई? प्रियम्बल में संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 था, जिसके अंतर्गत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसको आप याद रखिए ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1950 में लागू नहीं हुआ था। बात सही है भाई, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब ये तो 3 शब्द थे ही नहीं। 1976 में ना कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करके ये 3 शब्द ऐड किए गए। तो बात सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी तीनों ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। और ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? फिर वही बात, 1976 में मैंने कौन कौन से शब्द बताए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? समाजवादी ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। किसमें? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। जो बोलूं वो लिखो, बात समझ में आई? तो कौन कौन से, तो जब ये 1976 में जोड़े गए, जब ये तीनों शब्द 1976 में जोड़े गए और वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो जाहिर सी बात है कि जब संविधान का अंगीकृत हुआ होगा तब ये संविधान में रहे नहीं होंगे, तभी तो इनको ऐड करने की जरूरत पड़ी। तो सिंपल सी बात है। तो कौन कौन सा? 1, 2, 3 गणराज्य शब्द पहले से ही इंक्लूड था प्रस्तावना में। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन होगा 1, 2, 3 उत्तर 1 सही होगा। और ये देखिए यूपीपीसीएस 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझिए। और अगर ये सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। फिर एसएससी हो, यूपीएसआई हो, दरोगा परोगा कोई भी हो, आप पट से उस क्वेश्चन को कैच कर लेंगे। और देखिए जो मैं 20 बार चिल्ला के बोल रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। लेकिन
मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। ये 3 शब्द नहीं थे ना। सेक्युलर, सोशल और इंटेग्रिटी इज एडेड ऑन 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। बात समझ में आई? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जोड़ी गई, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। और वो भी ये किसकी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, जो कि सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है ना। पूछ रहा है क्वेश्चन कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो फिर वही बात, स्वतंत्रता तो थी, समानता की भी बात की गई, न्याय की भी बात की गई, लेकिन समाजवादी जो मैंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। तो उत्तर सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। और फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? बताइए। सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ये सर्वसत्ताधारी क्या है भाई? मतलब हर जगह। सर्वव्यापी मतलब कि हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन का जलवा रहेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कि कोई भी स्टेट हो वहाँ पे एक्सेप्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन उसके बाद अभी जब से 370 हटा है वहाँ पे भी लागू हो गया है, सारी चीज़ें लागू हैं। तो कोई भी स्टेट उसको छोड़ करके जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूपी हो, हरियाणा हो, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, चुनाव होते हैं, उनको भी छोड़ करके, मतलब कि हर जगह संविधान लागू है। बात समझ में आई? तो सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक भी है, समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, गणराज्य भी है। बात समझ में आई? मतलब कि इस चीज़ में, इसी ऑप्शन में हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक, तो हमारा जो होगा, बात समझ में आई? तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा? ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? बताएं कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? बताएं। मैंने बताया कि गणराज्य का मतलब वो होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। किसका? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा वो बनेगा। गणराज्य का मतलब ये होता है, वंशानुगत हेरिडिटरी नहीं चल रही है यहाँ पे कि हमारे बाप ये थे तो हम भी वही रहेंगे। बात समझ में आई? वो सारी चीज़ें अब समाप्त हो गई हैं। तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होगा। गलत। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गुड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। और ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या हुआ? सी हुआ। गणराज्य का मतलब बता दिया मैंने कि राजा का बेटा राजा नहीं। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? अब क्वेश्चन में ही अगर पूछा गया कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, बताए, तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ वो 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो कब किया गया? 1976 में किया गया। तो इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशल, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, मतलब कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और क्या था? अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। बात समझ में आई? तो पहली बात
कि जोड़े गए तो समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, 1 और 3 जोड़ा गया, ये ग्राम स्वराज नहीं जोड़ा गया, संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न भी नहीं जोड़ा गया। बात समझ में आई? क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, यही 3 शब्द जोड़े गए थे। और इसमें हमारे में अखंडता नहीं है, नहीं तो हम ऑप्शन में यही मारते। और ऑप्शन देखिए 1 और 3 है, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, मतलब समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। और ये अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? मतलब कि 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू किया गया था, उस समय वास्तु स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो हम थे ही, जब लागू हुआ तब थे, धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता कब जोड़ी गई? सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में, वो भी कब? 42वें संविधान संशोधन। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट है, आप अभी इसकी महत्वता को समझिए। तो फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ठीक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थे, लोकतंत्रात्मक थे, गणराज्य थे। ये समाजवादी भी नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 1976 में जोड़े गए। अब बात कहाँ की हो रही है? 1950 की हो रही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान की प्रत्याभूत नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाई? संविधान तो समानता की बात करता है ना, समाजवादी की बात करता है, लेकिन ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। देश में क्या पहले से समानता विद्यमान थी? अरे यार फालतू की बात मत करो, पहले से नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में छुआछूत ना, जो निम्न कास्ट के लोग थे, मतलब कि उन लोगों को मंदिर वंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, बैठने नहीं दिया जाता था, पूजा पठन में रोकथाम थी, उनको खाने पे नहीं बुलाया जाता था, तमाम कुरीतियाँ व्याप्त थीं। लेकिन आज के समय में ये सारी ख़त्म हो गई हैं। वो किसकी देन है? लोग एजुकेटेड हुए, लोग शिक्षित हुए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का भी उसमें बहुत बड़ा रोल रहा, उससे ये सारी चीज़ें कुरीतियाँ ख़त्म हो गई। तो न ए न बी, ठीक। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। गुड गुड गुड, 1 नंबर की बात। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। और ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ है? मतलब कि कौन सा धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ है, बताएं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का भाव प्रकट करता है। मैंने 50 बार चिल्ला चिल्ला के इस वीडियो में बता रहा हूँ कि धर्मनिरपेक्ष का जो मतलब है वो किसी भी धर्म को न मानना वाला नहीं, कि मेरा कोई धर्म नहीं होगा, मैं सारे धर्मों का सम्मान करूँगा, मेरा कोई धर्म नहीं है। यही स्टेट बोलता है कि कोई भी स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा, वो सारे धर्मों का समान सम्मान करेगा। बात समझ में आई? तो देखिए ऑप्शंस की तरफ देखिए कि भारत में अनेक धर्म हैं, गलत बात, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मनिरपेक्ष का ये भी मतलब नहीं बताया मैंने। धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पे निर्भर करता है, गलत बात, ठीक है, ये इच्छा पे निर्भर करता है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है, ये भी करेक्ट है। बात समझ में आई? लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये सब नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, किसी भी स्टेट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो समान भाव समान धर्म रखेगी। बात समझ में आई? उसका कोई धर्म नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है?
और ये क्वेश्चन MPPCS 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्ता संपन्न, लोक कल्याण। बताएं। समाजवादी भी है, प्रभुत्ता संपन्न भी है, पंथ निरपेक्ष भी है। ये प्रभुत्ता संपन्न तो पहले से था, ये दोनों 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ दिए गए ना। तो कौन सा नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। कौन सा नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। बात समझ में आई? तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो का सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मज़ा आया होगा आपको देख करके, रियलिटी लग रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लॉट। ओके, जय हिंद, जय भारत।